बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। मेरे बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम सीख चुके हैं कि इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस कैसे होती है, इसकी टाइप्स को डिस्कस किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, और सबसे अहम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। ये तमाम चीज़ें हम सीख चुके हैं, ठीक है। और आज हम सीखेंगे कि साउंड वेव्स किस तरह से इंटरफेरेंस करती हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपने डिफाइन करना है जी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स को, ठीक है बेटा। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। देखिए, आपके पास दो सोर्सेज ऑफ साउंड वेव हैं। फॉर एग्जांपल स्पीकर है, ठीक है। एक स्पीकर इस तरफ और एक स्पीकर इस तरफ, ये पहला सोर्स और ये दूसरा सोर्स साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। और मान लीजिए कि ये दोनों सोर्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्स हैं, यानी ये जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा, ये वाला स्पीकर भी उसी फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है मेरे बेटा। अब इधर से आने वाली जो साउंड वेव्स हैं और इधर से आने वाली जो साउंड वेव्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। जब ये सुपरपोज होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है बेटा। और आप इसे यूं डिफाइन करेंगे, देखिए जरा यहां पे, The effect produced by superposition of sound waves from two coherent sources passing through the same region is known as interference of sound, ठीक है। तो यहां पे आपको वो चीज नजर आ गई कि ये एक इफेक्ट है जो साउंड वेव की सुपरपोजिशन से पैदा होता है। वो साउंड वेव जो कोहेरेंट सोर्सेज से निकल के आ रही होती हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से पहले आप हेडिंग लगाएंगे और आप इसे डिफाइन करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों फिर आपने एक छोटी सी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है, जिसके अंदर दो स्पीकर हैं, वो दोनों साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और वो इंटरफेरेंस करें, सही है। तो देखिए, ये हमारे पास पहला आ गया स्पीकर, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि एक सोर्स ऑफ साउंड वेव्स, और ये आ गया दूसरा स्पीकर या दूसरा सोर्स ऑफ साउंड वेव्स। और हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों जो स्पीकर हैं, यहां से जो वो साउंड वेव्स भेज रहे हैं, वो हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स है, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, ये जो साउंड वेव्स होती हैं ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत में आगे की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। देखिए, लाइक एक ड्रम है ना, ड्रम कोई भी है, ढोल हो गया, उसको हम ऐसे उसको हम कोई स्टिक मारते हैं ना, उसकी सरफेस ऐसे वाइब्रेट करती है, तो उसकी सरफेस के करीब जो एयर है ना बेटा, ठीक है, जब ड्रम की सरफेस ऊपर को जाएगी तो वो एयर को प्रेस करेगी। अब एयर की जो लेयर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगी, तो हम कहेंगे यहां पर कंप्रेशन हो गई है। फिर जब ड्रम नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, तो अब थोड़ी सी स्पेस मिल गई, तो एयर जो है, गैस है, वो फैलती है, तो वो दूर दूर हो जाएंगी एयर की लेयर्स, तो वहां रेयरफैक्शन आ जाएगी। तो यहां पर देखिए, स्पीकर में भी ऐसा ही होता है, उसका जो एक डायाफ्राम सा बना होता है, एक पर्दा सा होता है, वो ऐसे वाइब्रेट करता है बेटा। जब वो वाइब्रेट करता है ना, तो उसके बाहर जो एयर है, उसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस आती हैं। अब जब वो बाहर को आएगा ना ऐसे, तो वहां पे क्या करेगा, एयर्स की लेयर्स को कंप्रेस कर देगा, दबा देगा, तो वो एक दूसरे से ना क्लोज आ जाती है। इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये वापस पीछे को जाएगा, सही है, अब ये कंप्रेशन बन गई, कंप्रेशन आगे की तरफ फ्लो करने शुरू कर देती है, और जब ये पीछे को आएगा तो फिर एयर्स की लेयर के दरमियान फासला बढ़ जाता है, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया, वो फैल जाती है, गैस जो हुई ना, तो उनके दरमियान इस तरह से एयर्स की जो लेयर है उसके दरमियान गैप बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो इसे हम कहते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। मैंने सी और आर सी से डिनोट किया, ठीक है। तो इस तरह से जो साउंड वेव्स हैं वो बेटा आगे की तरफ ट्रैवल करती है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। बात को समझ गए? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी होती हैं कि वेव्स अगर इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो वो उसी एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करती हैं, ऐसे ऐसे। अगर वेव यूं जा रही है ना, तो ऐसे ऐसे वो वाइब्रेट करेंगी, ठीक है। तो एयर के जो पार्टिकल है वो यूं वाइब्रेट करते रहते हैं, और साउंड वेव्स आगे को ट्रैवल करती रहती है। एयर के अंदर कंप्रेशन आती है, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, और साउंड आगे को ट्रैवल करता है, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखिए, ये दोनों सोर्सेज हैं,
कोहेरेंट वेव्स भेज रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने कहा कंप्रेशन। अब कंप्रेशन को मैं इस तरह से यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो मैंने उसके लिए एक यहाँ पे फुल लाइन से इसको जाहिर किया है, शो किया है। और जो रेयरफेक्शन है ना बेटा, उसके लिए मैंने डॉटेड लाइन का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से कंप्रेशन के लिए यहाँ पर मैं ये वाली लाइन और रेयरफेक्शन के लिए ये वाली लाइन का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से साउंड वेव्स आ रही हैं, देखिए कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। अब ये दूसरा सोर्स है, इधर भी कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जब ये आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे तो फिर ये एक दूसरे से मिलेंगे। इस सोर्स की जो वेव्स हैं और इस सोर्स की वेव्स, ये दोनों आपस में मिलती हैं, ठीक है। अच्छा, तो इनके मिलने से फिर हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। अब यहां पे कुछ आपके पास ऐसे रीजन मिलेंगे जहां पे इस वेव की तरफ से आने वाला और इस वेव की तरफ से आने वाला जो हिस्सा है, यानी वो दोनों कंप्रेशन होंगे। जब दोनों कंप्रेशन मिलेंगी, ठीक है, तो वहां पर जो है वो आपके पास एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और कंप्रेशन स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन में बदल जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, ये जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर से जो वेव्स आ रही है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, ये हमारे पास इस सोर्स की कंप्रेशन है, ये वाली ऐसे, ठीक है। और इधर से देखिए तो ये वाली हमारे पास एक मौजूद है पॉइंट। अब देखिए ये इस पॉइंट पे दोनों मिल रही है, इधर से आने वाली कंप्रेशन, इधर से आने वाली कंप्रेशन इस पॉइंट पे मिली है, और यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो जितने भी बेटा आपके पास ये ब्लू पॉइंट है, देखिए ये जो फुल लाइन है ना, ये आपके पास कंप्रेशन है, डॉटेड लाइन आपके पास रेयरफेक्शन है। अब इधर से आने वाली कंप्रेशन और इधर से आने वाली कंप्रेशन जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगी, ठीक है, वहां पर बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जहां पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन से मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लैक वाले जो मैंने स्पॉट बनाए हैं, देखिए इधर से इस सोर्स की कंप्रेशन आई है और इस सोर्स की यहां पर क्या आई है, रेयरफेक्शन। तो इधर अगर देखा जाए तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आपस में मिले हैं, तो यहां बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट्स के ऊपर ये जो ब्लू पॉइंट आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसमें आपकी फुल लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, यानी कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन आ रही है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये देखिए यहां पे कंस्ट्रक्टिव, 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 कंस्ट्रक्टिव। इसी तरह से जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसको मैंने ब्लैक डॉट से शो किया बेटा, वो वहां पे होगी जहां पे फुल लाइन डॉटेड लाइन को कट करेगी। तो फुल लाइन तो कंप्रेशन को जाहिर कर रही है और डॉटेड लाइन जो है वो रेयरफेक्शन को जाहिर कर रही है। तो जब कंप्रेशन रेयरफेक्शन मिलेंगी बेटा, तो वहां पे फिर आपके पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा वाइब्रेशन का। ये जो एयर के पार्टिकल्स है ना, उनकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे स्पॉट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड है वो बढ़ गया, ठीक है, और एक लाउड साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जहां पे आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और एम्पलीट्यूड या कम हो गया या खत्म हो गया है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि यहाँ पर साउंड की इंटेंसिटी जो है वो कैसी है। तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कुछ पॉइंट ऐसे वहां पे बड़ा लाउड साउंड मौजूद है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे जो साउंड है वो बिल्कुल मध्यम सा होगा या बिल्कुल ना होने के बराबर होगा, ठीक है। तो वो शो करेगा कि इस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है और इस पॉइंट के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, ठीक है मेरे बेटा। ओके, तो ये सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि साउंड वेव्स किस तरह से इंटरफेरेंस का फिनोमेना करती हैं। अच्छा, अब एक और भी एक्टिविटी है, ये हमारी नंबर 2 एक्टिविटी है और ये बहुत ही जबरदस्त एक्टिविटी है, ये भी आपको समझाता हूँ। लेकिन क्योंकि आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये वाली शामिल है, तो पहले मैं इसको इससे एसोसिएटेड जो थ्योरी है वो समझा लूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा। और एक बात और याद रखें बेटा, आपको मैं बार बार बताता हूँ, आप फेडरल बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बुक नहीं है, आपके लिए कॉन्टेंट है, ठीक है। तो कुछ बुक्स के अंदर आपकी ये वाली एग्जाम्पल है जो आपकी गिवन बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन में, और कुछ बुक्स के अंदर ये वाली एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो मैं दोनों आपको समझाऊंगा ताकि आपको हर एंगल से इस चीज की समझ हो, ठीक है बेटा। ओके, तो पहले इसकी जो थ्योरी है एसोसिएटेड वो मैं बता देता हूँ। कंसेप्ट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, छोटा सा आसान सा कंसेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बेटा आपने अब क्या करना है जी, इसको लिखना है कैसे। आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे जी एक्टिविटी, ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है। अगर वो उसको भी ऐड करते हो तो वो एक्टिविटी नंबर 2 होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, नहीं करना चाहते तो एक ही कर लीजिए।
ये भी काफी है। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले जो काम किया आपने बताएंगे, टेक टू स्पीकर एमिटिंग कोहेरेंट साउंड वेव्स आर प्लेस्ड फेसिंग द स्क्रीन। ये आपके पास दो स्पीकर आ गए और हम मान के चलेंगे कि दोनों कोहेरेंट साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे और ये दोनों के सामने एक हमने स्क्रीन रखी हुई है जिस स्क्रीन की तरफ इन दोनों स्पीकर का फेस है। ठीक है, द साउंड वेव्स फ्रॉम द बोथ सोर्स ओवरलैप एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस। जाहिर सी बात है, इधर से आने वाली साउंड वेव्स इधर से आने वाले साउंड वेव के साथ सुपरपोज होती हैं और इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस करती हैं। ओके, बताइए ये बात मैंने आपको। रीजन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म्ड, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले रीजन होंगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ये क्रस्ट कह रहा हूँ, यहाँ पे कंप्रेशन होती है क्योंकि इसमें क्रस्ट नहीं होता। यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन के ऊपर गिर रही है, इस सोर्स की तरफ से आने वाली जो वेव्स है उसकी कंप्रेशन और इस सोर्स की तरफ से आने वाली जो वेव्स है उसकी कंप्रेशन जहाँ पे मिलती हैं तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिल रही है वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे ब्लैक स्पॉट जितने भी हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहे हैं और ब्लू कलर के जो स्पॉट्स हैं बेटा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहे हैं। ओके, उसके बाद दिस इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग द माइक्रोफोन डिटेक्टर्स टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट वेरियस पॉइंट ऑन द स्क्रीन। अब देखिए जी, आप मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर चेक करना चाहते हो कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कीजिए या साउंड डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इस चीज़ का पता चला सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास किस तरह की इंटरफेरेंस हुई है। ठीक है बेटा, अच्छा जी, उसके बाद फिर थोड़ी सी मजीद वजाहत भी आपने कर देनी है जी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपने इन सोर्सेज के बारे में पहला पॉइंट बताना है कि किस तरह से ये एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स को प्रोड्यूस कर रही है। तो आप बताएंगे कंसीडर द टू लाउड स्पीकर्स आर कनेक्टेड टू द सेम सिग्नल जनरेटर एंड एम्पलीफायर। ये जो दोनों स्पीकर है ना, ताकि ये एक जैसी साउंड प्रोड्यूस करें, एक जैसी फ्रीक्वेंसी वाली कोहेरेंट वेव्स को प्रोड्यूस करें, तो हम ऐसा करेंगे कि इन दोनों लाउड स्पीकर को जो हमारे पास सिग्नल है, सिग्नल जनरेटर, वो एक से ही कनेक्ट करेंगे और जो एम्पलीफायर है वो भी हम एक ही रखेंगे दोनों का। ठीक है, ताकि एक जैसी जो है वो साउंड वहां से प्रोड्यूस हो सके जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, सेम हो। ठीक है, दिस साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब जाहिर सी बात है, ये बात आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि साउंड वेव्स जो हैं वो क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं बेटा, तो वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की सूरत में आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, यहाँ पर भी वही बात बताइए। अब जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, वो हेडिंग लगाने के बाद आप बताएंगे इसके अंदर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप अगर बताना चाहें, मजीद इसमें वजाहत करना चाहें, तो आप बता सकते हैं कि वो पॉइंट्स जहां पर एक सोर्स से आने वाली वेव का जो कंप्रेशन है और दूसरी तरफ से जो दूसरा सोर्स है उसकी तरफ से आने वाली वेव का जो कंप्रेशन है वो दोनों मिलते हैं, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, तो ये बातें लिखेंगे जी आप। अ पॉइंट वेयर द कंप्रेशन अलाइन विद द कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन अलाइन विद द रेयरफैक्शन। ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, वहां पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी कंप्रेशन से ओवरलैप करे और रेयरफैक्शन से ओवरलैप करे, तो उन पॉइंट्स के ऊपर वो आपके पास बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे आ जाएंगे। अ पॉइंट वेयर द कंप्रेशन अलाइन विद द रेयरफैक्शन। ये देखो, अब ये ब्लैक स्पॉट आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो करते हैं ना, तो इधर से इस सोर्स की तरफ से आने वाली कंप्रेशन है और इस सोर्स से आने वाली जो है वो ये रेयरफैक्शन है। जब कंप्रेशन रेयरफैक्शन से मिलेगी तो वहां पे बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द एयर है वो कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब जरा आ जाओ एक्टिविटी नंबर 2 के ऊपर। बड़े ध्यान से समझना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा। होगा क्या, देखिए मैं आप इस तरफ आ जाता हूँ। देखो जी, ये आपके पास एक अपरेटस है और लेट्स से ग्लास का बना हुआ एक अपरेटस है, ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है। यहाँ पे एक होल है जहाँ से साउंड को एंटर किया रहता है। अब साउंड यहाँ से ट्रैवल करके इधर से होता हुआ यहाँ बाहर आता है, साउंड इधर भी जाता है, यहाँ से ट्रैवल करके इधर से होता हुआ बाहर आता है। इनिशियली हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये वाली जो लेंथ है जिस पाथ को कवर करता हुआ साउंड इधर आता है, और इधर से आने वाली जो लेंथ है जिससे कवर करता हुआ साउंड इधर आता है, वो हम बराबर रखते हैं। बराबर कैसे करते हैं बेटा, ये जो यू शेप का हिस्सा है ना, ये बाहर भी चला जाता है, आगे भी चला जाता है, आगे पीछे ये हो सकता है। तो इसको हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि यहाँ से जो साउंड ट्रैवल करके जाए और यहाँ से जो साउंड ट्रैवल करके जाए, वो दोनों जो है वो बराबर फासला तय करके जाए। ठीक है, अच्छा, यहाँ से साउंड बाहर आएगा और आप उसको सुनेंगे, और ये हमारे पास एक ऐसा स्पॉट है जहाँ से हम चाहें तो साउंड को ब्लॉक भी कर सकते हैं, एक रबड़ सा लगा होता है यहाँ पे, और चाहें तो साउंड को अलाउ भी कर सकते हैं यहाँ से आगे की जाए। अब इसका पर्पस क्या अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, करना क्या है, एक ट्यूनिंग फोक ले लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह का लोहे का बना हुआ ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, ये रबड़ बैंड है, उसके ऊपर जोर से आप इसको ऐसे मारेंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करते हुए इस ट्यूनिंग फोक को ना बेटा आपने इस पॉइंट पे इसके करीब लेके आना है। ठीक है, जब आप इसके करीब लेकर आएंगे
तो साउंड वेव्स यहाँ से इधर ट्रैवल करके जाएंगी, यहाँ से ऐसे आएंगी, और साउंड वेव इधर भी ट्रैवल करके जाएंगी, यहाँ से ऐसे बाहर आएंगी। अब इधर से जाने वाली जो साउंड वेव जो फासला तय करके आई हैं और इधर से आने वाली जो साउंड वेव जो फासला तय करके आई हैं वो बराबर है। यानी अब इधर जो वेव्स का पाथ है और इधर जो वेव्स का पाथ है उसमें कोई डिफरेंस मौजूद नहीं है, इक्वल पाथ है, नो पाथ डिफरेंस। अगर कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये दोनों वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और यहाँ पर बेटा आपको लाउड साउंड सुनाई देगा। और याद रखें जो आपको मैंने कंसेप्ट दिया था कि इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो आपके पास जो है वो बराबर होना चाहिए n टाइम लैम्डा के, ठीक है। और यहां पे जो n की वैल्यू मेरे बेटे वो हो सकती है 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। यानी कि वेव जो इधर से फासला तय करके आई है और वेव जो इधर से फासला तय करके आई है, उन दोनों के फासले में जो फर्क है उसको पाथ डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। ये पहली वेव का पाथ, ये दूसरी वेव का पाथ, इसके पाथ की लंबाई और इसके पाथ की लंबाई में डिफरेंस, उसको पाथ डिफरेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इनिशियली दोनों के पाथ बराबर रखे हमने तो पाथ डिफरेंस है नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। ये कंडीशन भी है कि n टाइम लैम्डा होनी चाहिए पाथ डिफरेंस, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जब ये 0 हो तो पूरा 0 हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो आपको एक लाउडर साउंड जो है वो सुनाई देगा। फिर आप क्या करो, अब ऐसा करो ना, इस यू शेप का ये जो पार्ट है ना इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करो, थोड़ा सा बाहर मूव करते रहेंगे तो आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आवाज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। खत्म क्यों होगी? खत्म इसलिए हो गई क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस आपके पास हो जाए n+1/2 टाइम लैम्डा के, ठीक है, इसका मतलब यह है कि लैम्डा आपके पास पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 हो सकता है, 3 λ/2 हो सकता है, 5 λ/2 हो सकता है, 7 λ/2 हो सकता है। इस तरह की वैल्यूज अगर आ जाए पाथ डिफरेंस में, ठीक है, तो बेटा फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और यहां पर भी बता दूं n की वैल्यूज बेटा आपके पास 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना तो अब ये वाला जो पाथ है और ये वाला पाथ दोनों बराबर नहीं है, पहले बराबर थे, पाथ का डिफरेंस था ही नहीं। अब जब आपने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ मूव किया ना बेटा, तो बाहर की तरफ मूव करने से इन दोनों के पाथ में अब फर्क आ गया। लेट्स से कि इसके पाथ में उसके पाथ में जो फर्क आ गया वो λ/2 का आ गया। समझने के लिए कहते हैं कि इधर से जो फासला तय करके आया वो वेवलेंथ का 10 गुना था, 10 टाइम वेवलेंथ, और इधर से जो फासला तय करके आया वो 10.5 गुना है, ठीक है ना, यानी 10.5 कह लीजिए, इतना फासला तय करके आया। दोनों के पाथ में फर्क कितना आ गया λ/2 का। तो अगर पाथ डिफरेंस λ/2 हुआ या 3 λ/2 हुआ या 5 λ/2 हुआ या 7 λ/2 हुआ तो बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। उस केस में होता यूं है कि इधर से जो वेव आती है उसकी कंप्रेशन आती है, इधर से आने वाली वेव की रेयरफेक्शन आती है। जब कंप्रेशन रेयरफेक्शन आपस में मिलती हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं और यहाँ पे आपको आवाज सुनाई देगी नहीं, ठीक है। फिर थोड़ा सा और बाहर निकालेंगे और करते करते फर्ज कर लें कि इसका जो पाथ डिफरेंस है इसके साथ वो 1 लैम्डा का हो गया, ठीक है। अब 1 लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा हो जाए, 4 लैम्डा हो जाए, 10 लैम्डा हो जाए, जितने मर्जी लैम्डा हो, मल्टीपल ऑफ लैम्डा अगर होगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, यानी इधर से जो वेव ट्रैवल करके आई उसकी लंबाई और इधर से जो वेव ट्रैवल करके आई उस रास्ते की लंबाई, अगर उनमें फर्क 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा होगा बेटा, तो उस सूरत में फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और आपको एक लाउड साउंड सुनाई देता है। अच्छा, अब जब ऐसा हुआ था ना कि आवाज आना बंद हो गई थी तो फिर एक माइंड में एक सवाल आता है, हो सकता है कि आवाज वैसे ही खत्म हो गई हो ट्यूनिंग फोक की, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हुई हो, वैसे ही आवाज खत्म हो गई हो। तो उसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही, हम इस रबड़ बैंड को ना प्रेस कर देंगे, वो क्या कर देगा, इधर से आवाज को ब्लॉक कर देगा। जब वो इधर से आवाज को ब्लॉक करेगा ना, अब आवाज इधर से आगे जा नहीं सकती, लेकिन इधर से तो आवाज आ रही है ना, तो दोबारा आपको एक हल्की सी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आवाज नहीं आ रही थी वो इसलिए नहीं आ रही थी कि इधर से आने वाली वेव्स और इधर से आने वाली वेव वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी। जब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी तो आवाज एक दूसरे को क्या कर रही थी, खत्म कर रही थी,
ठीक है, कंप्रेशन रेरफेक्शन से मिल रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी। ठीक है, जब आपने एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो अब इधर से आने वाली वेव को कोई डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता, तो वो फिर आपको सुनाई देगी। तो इस चीज ने यहाँ पे वाजे कर दिया कि जो आवाज बंद हुई है ना बेटा, वो आवाज इसलिए बंद हुई है कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही थी। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पीछे से आवाज आना खत्म हो गई है। अब दोबारा से इसको हटा दीजिए रबड़ बैंड को, दोबारा से फिर आपकी आवाज जो है वो यहाँ से सुनाई नहीं देगी, बंद हो जाएगी। तो फाइनली क्या सीखा आपने मेरे बच्चे? सीखा आपने ये कि जब आपने दोनों तरफ इस रस्तों की लंबाई को बराबर रखा, ठीक है, तो साउंड आपको लाउड सुनाई दिया, क्योंकि इधर से आने वाली साउंड वेव और इधर से आने वाली साउंड वेव ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंप्रेशन पर गिरा। ठीक है, तो लाउड साउंड सुनाई दी गई। और जब आप इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव करते हैं, लेट्स से कि इसकी लंबाई और उसकी लंबाई में जो फर्क है वो पाथ डिफरेंस जो है वो आपके पास λ/2 हो गया, या 3 λ/2 हो गया, या 5 λ/2, 7 λ/2 हो गया, तो उससे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कंप्रेशन रेरफेक्शन पे गिरती है और साउंड बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर टेस्ट करना चाहते हैं कि साउंड कहीं पीछे से खत्म तो नहीं होगी, हम समझ रहे हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी बेटा, तो इस बटन को प्रेस कर दो। ठीक है, आवाज एक तरफ से ब्लॉक हो जाएगी, अब इधर से आने वाली जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, तो वो फिर आपको दोबारा से आवाज हल्की सी सुनाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, सही है, और वो बेसिकली फर्स्ट ईयर के लिए बनाई थी, जो कि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं KPK बोर्ड के, ठीक है, उनके लिए ये चीज बनाई थी। अगर आपको पसंद है ये एग्जाम्पल, ठीक है, और इसको आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा बेटा, इस पे ऑलरेडी लेक्चर मौजूद है, मेरा नाम साथ में लिखिएगा। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स बाय आतिफ अहमद, और साथ में KPK बोर्ड या फेडरल बोर्ड पे लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वो फर्स्ट ईयर क्लास का है। ठीक है बेटे, ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका वो डाउट क्लियर करूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कर दो। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।